अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस जुलाई 2021 को आपके स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए। बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर बांग्ला में और इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 का जून में अपलोड किया गया था और जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया था, किंतु इसका अभी तक हिंदी में रूपांतरण नहीं है। बोलकर इसकी स्टडी पॉइंट आप लोगों के लिए, आप लोगों की पढ़ाई के लिए सोचते हुए इसका हिंदी में रूपांतरित करके आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन लेकर आया है। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एमसीक्यू दिया गया है। 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप और 4 ऑप्शन सभी के साथ में है। आपको उसका आंसर चूज करके बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो पहला वाला जो है, उस हार्मोन का चयन करें जो पौधे के इंटरनोड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है जिब्रेलिन। गिब्रेलिन भी लिखते हैं, किंतु आप याद रखिएगा जिब्रेलिन बोलने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन ये सब हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन है। NNA जो लिखा हुआ है यह आर्टिफिशियल, याद रखिएगा, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन है। यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं सब प्लांट हार्मोन ही है, किंतु NNA क्या है? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल हार्मोन जो IPA होता है। एक होता है IPA, दूसरा होता है NNA। तो IPA का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। तो आप याद रखिएगा, आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन अगर बोला जाए तो आप बोलिएगा कि NNA और IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये 2 हैं आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, NNA में सही उत्तर कौन सा होगा? जिब्रेलिन होगा या गिब्रेलिन होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें देखिए, इसमें आपके पास दिया हुआ है 2 क्वेश्चन है 1.2। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? मायोपिया से जो संबंधित है समस्या, देखिए मायोपिया से संबंधित। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। रेटिना के सामने किसी वस्तु की जो इमेज होती है, छवि होती है, का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 1.3 के लिए। इसमें बताना है आपको कौन सा जोड़ा सही है, ये बताना है। STH, ACTH, FSH, ADH। तो ये तो हो गया सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। सबका फुल नेम आप याद करके रखिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते रहेंगे। तो ये हो गया एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। देखिए, ये चारों हार्मोन का फुल फॉर्म आप जानते हैं, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वह वृक्क के नलिका में पुनः अवशोषण, जो पानी का है, अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यही है। देखिए,
ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला गलत है। यहाँ पे ACTH, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। और STH थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है, यह भी गलत है। तो आपको सारे ऑप्शंस के कार्य, जो भी हार्मोन हैं, उन सब के कार्य को आपको याद करके रखना होगा। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप सॉल्यूशन करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए सभी के जो कार्य हैं उन सबको आप याद करके रखिएगा, फुल फॉर्म याद करके रखिएगा, तभी जाके आप सही से इनका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, नारियल के पानी में कौन सा हार्मोन मिलता है? तो सही उत्तर है साइटोकाइनिन। ठीक है। कबूतर के पंख में, एक पंख में कितने रेमिजेज होते हैं? तो 23। RNA में थायमिन के स्थान पर, देखिए थायमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, हिंदी में भी लिख के रखिएगा, यूरेसिल, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। यह साइटोकाइनिन हो गया, काइनिन, याद करके रख लेना है, क्योंकि ये सब ऑप्शंस नाम सब आप पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आपको अंतर स्पष्ट करना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में, मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, किन किन फैक्ट्स पे? नलिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के फैक्ट पे, कि इसमें अनुपस्थिति है या उपस्थिति है, और इससे जो प्रोडक्ट्स स्रावित होते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि यही 2 फैक्ट्स को लेके ही हम लोगों को लिखना है। आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं, किंतु मैंने प्रेफर किया है कि पैराग्राफ में इस तरह से ही लिखूं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, नलिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके बीच में क्या क्या अंतर है। देखिए, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो नलिका विहीन, नली विहीन होते हैं। इससे उत्पन्न स्राव या सेक्रेशन रक्त नलिकाओं के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जबकि बहिःस्रावी जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, वो नलीयुक्त होते हैं और इससे उत्पन्न स्राव नलिकाओं द्वारा, अपनी नलिकाओं द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यह हो गया, समझ में आ गया आपको कि किसमें नली मिलता है, डक्ट मिलते हैं। ठीक है, डक्ट मिलते हैं, और किस में नहीं मिलते हैं। तो इसमें डक्टलेस ये हो गया, और इसमें डक्ट होता है। ठीक है, नली होती है। और स्राव होने के उत्पाद के प्रोडक्ट के रूप में देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उससे रस उत्पन्न होता है। जैसे लार किससे होता है? सैलिवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि से होता है। वहीं दूसरी ओर बहिःस्रावी ग्रंथि जो है से हार्मोन उत्पन्न होता है। देखिए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क, इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस को आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना है। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको बताना है, केंद्रक में होने वाले परिवर्तन को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो होता क्या है, वह किस किस अवस्थाओं से होकर गुजरता है। देखिए, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो 2 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस अवस्था में कोशिका का एक केंद्रक 2 केंद्रक में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज, जिसको अद्यावस्था कहते हैं। ठीक है, यही है। क्यों? क्योंकि अन्य अवस्थाओं की तुलना में प्रोफेज में सबसे अधिक समय लगता है।
इसीलिए क्वेश्चन में बोला है सबसे लंबी अवस्था, तो मुझे कौन सा अवस्था बताना है, प्रोफेज को ही बताना है। ठीक है, तो इसीलिए आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस मतलब कोशिका का केंद्रक का विभाजन, उसके भीतर में आप पहुंचकर जो फेजेस होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, उसी पर आपको चर्चा करना है। तो कौन सा जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी या सबसे लंबी अवस्था है उसके बारे में, तो सबसे लंबी कौन है, प्रोफेज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अंतर याद करके रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोफेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेज जो होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हम लोग देखने को पाते हैं। देखिए माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तन को हम लोग निम्न रूप से लिख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में करीब करीब 9 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं और उसका डायग्राम भी दिखा रहे हैं। आपको यह जरूरी नहीं है या बाध्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप 9 का 9 पॉइंट लिखें। आप चाहे तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं, किंतु डायग्राम बनाना कंपलसरी है, डायग्राम आपको बनाना ही है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट नहीं कहलाएगा। देखिए केंद्र के अंदर जल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप क्रोमेटिन स्पष्ट और मोटा होकर एक मोटे धागे के आकार ले लेता है, का रूप ले लेता है, जिसको क्रोमोनीमा कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, फिर डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम एकदम जरूरी है, डायग्राम के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाकर इस तरह से आप दिखाइए, एकदम दिखाकर आपको समझा देना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन से चीज़ हैं इसमें, नहीं दिखाइएगा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह वाला पॉइंट दिखाइए, ये प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 3 है, 3 सब स्टेजेस हैं। सेंट्रियोल दिखाइए, क्रोमोसोम्स को दिखाइए, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये सब सारे पॉइंट सबको दिखाते हुए डायग्राम बना लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, यह शीघ्र ही टूटकर धीरे धीरे विभिन्न आकार मतलब क्रोमोसोम्स को जन्म देती हैं। इस प्रकार से बने गुणसूत्र पतले और मुड़े हुए होते हैं, बाद में मोटे और सीधे हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। गुणसूत्र लंबाई में 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, किंतु उनका विभाजन गुणसूत्र बिंदु पर नहीं होता है, सेंट्रोमियर पे नहीं होता है। चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, गुणसूत्र के आधे भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं और अर्ध गुणसूत्र बिंदु के स्थान पर ही ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, केंद्रीय झिल्ली धीरे धीरे गायब होने लगती है। छठा पॉइंट देखिए, केंद्रीय का न्यूक्लियोलस भी अदृश्य हो जाते हैं। सातवां पॉइंट देखिए, सेंट्रोसोम का सेंट्रोफियर जो होता है, सेंट्रोस्फियर गायब हो जाता है। इसकी सेंट्रियोल विभाजित होकर 2 पुत्री सेंट्रियोल उत्पन्न करती हैं। ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर गति करके अंत में अपने ध्रुवों पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, सेंट्रियोल के बाहरी सिरे तक एस्ट्रल रेज मतलब तारक किरणों तथा बीच के तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर उत्पन्न होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। आठवां पॉइंट देखिए, सेंट्रियोल के बाहरी सिरों तक एस्ट्रल रेज तथा बीच के स्पिंडल फाइबर उत्पन्न होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। इस चीज को आप पहले भी समझ चुके हैं, इस लाइन को नहीं लिखिएगा तो भी होगा। और 9वां पॉइंट देखिए, इसके साथ ही गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग की ओर आने लगते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं प्रोफेज में ही होता है। तो सेल डिवीजन एनिमल सेल का कैरियोकाइनेसिस में होने वाली जो प्रोसेस है, चेंजेस है कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग 9 पॉइंट में से कोई आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, बस काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप इंस्पायर नहीं करेंगे, तो बेहतर से बेहतर वीडियो आने में ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया गया है साइटलेस कैंडिडेट्स के लिए, तो इसको आपको करना नहीं है, इसलिए इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि ये जो ब्लाइंड रहते हैं उनके लिए है, तो आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आप केवल 4.1 को ध्यान दीजिए, जिसमें जंतु कोशिका के समसूत्री कोशिका विभाजन का मेटाफेज को आपको बताना है। प्रोफेज के बारे में आपने लिखा है, और इसमें मेटाफेज के क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, इन सब का डायग्राम बनाकर आपको दिखाना है सही से। नहीं बनाएंगे सही से, नंबर नहीं मिलने वाला है। आपका डायग्राम एकदम सही और स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, इस तरह से डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना लीजिए, स्पिंडल फाइबर को दिखाइए, सेंट्रोमियर को दिखाइए, यहाँ पे जो नॉट रहता है उसको, फिर पोलर रीजन ऊपर में है, नीचे में है, और क्रोमेटिड्स हैं, इसको दिखा दीजिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपका डायग्राम कंप्लीट डायग्राम कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।